Hello everybody, I'm your educator Priyanka and let's begin with the next chapter acid bases and salts. चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस नए चैप्टर के साथ acid bases and salts. So according to NCERT acids को हम define कर रहे हैं according to Arrhenius. एनसीईआरटी ने आपको आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्लास 10th की एनसीईआरटी ने आपको आर्हीनियस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है. देखिए एसिड्स को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है लेकिन क्लास 10th में शुरुआती दौर में आपको ये डेफिनेशन किसके हिसाब से सिखाई जा रही है, आर्हीनियस के हिसाब से. सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस acids may be defined as substances which release one or more H plus ion. यानी कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब वो आपको H प्लस आयन देते हैं. एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में आपको H प्लस आयन देते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड. ठीक है, तो आप जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये आपको एक H प्लस आयन देता है जिसे आप लिखते हैं H प्लस एक्वस, और क्लोराइड आयन देता है जिसे आप लिखते हैं Cl माइनस एक्वस. राइट, या आप इसे इस H प्लस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, H3O प्लस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. क्या बोलते हैं इसे हम? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं जिसको हम लिखते हैं H3O प्लस. यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल ने एक H प्लस को अडॉप्ट कर लिया और इसको आप लिख रहे हैं H3O प्लस. ठीक है, H3O प्लस, इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. राइट, तो आप या तो वाटर को H प्लस आयन को इस तरीके से लिखते हैं या फिर आप इस तरीके से लिखते हैं. दोनों में से कैसे भी लिखा हो वो करेक्ट है. एसिड्स की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, जैसे कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं. अलोंग विद दिस यू शुड नो दिस. ठीक है, सो अब यहां से टेक्निकली आपको पता होना चाहिए एसिड्स को हमने कैसे डिफाइन करा है. ऑलराइट, देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. अब ये सारे जो एसिड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, देखिए आपको मैंने इसलिए लिख के दिए ताकि आप इनके फॉर्मूले लर्न कर लें, नाम से आप इनको पहचानें और आपको ये पता हो कि किसका फॉर्मूला क्या है. सो आप यूज करेंगे, अब आप इनको रेगुलरली यूज करने वाले हैं तो आपको इनसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए. यानी कि आप बोलेंगे नाम और लिखेंगे फॉर्मूला. So this is the practice that you're going to follow. So for that you should learn these formulae, you should know these formulae, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं बेसिस की तरफ. अब बेस में भी डिफाइन, जैसे कि आपको आर्हीनियस के हिसाब से एसिड्स डिफाइन किया गया है, उसी तरह आर्हीनियस के हिसाब से आपको बेसिस भी डिफाइन है. तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तब वो OH आयन रिलीज करें. ऑलराइट, अ बेस में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. ध्यान दीजिएगा, वाटर में डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ने इसी तरह से डिफाइन करा है. राइट, जैसे कि हम यहाँ कहें NaOH एक बेस होता है, इसे जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, राइट, तो ये क्या देगा, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस. ठीक है, सो ये पानी में H प्लस OH आयन रिलीज करेगा, ऐसा सब्सटेंस बेस होता है. सो देयर आर अ फ्यू बेसिस रिटन ओवर हियर. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड. सो ये जितने भी हमने यहाँ बेसिस लिख रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मेटल बेस बनाता है, मेटल के साथ जब OH आयन अटैच्ड हो तो आप उसे एक बेस बोलते हैं हाइड्रोक्साइड फॉर्म में. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की तरफ. अब एसिड्स को देखिए, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने आपको ये एडिशनल पढ़ा रही हूँ. क्यों? क्योंकि इसका यूसेज पूरा का पूरा एनसीईआरटी में है. आगे जो आप टॉपिक्स करेंगे उनके लिए ये वाला टॉपिक जानना आपको बहुत जरूरी है. बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. बहुत सारी जगह आपसे इस टॉपिक में सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हमें ये प्री रिक्विजिट है कि हमें ये टॉपिक पता हो. चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स को हमने अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है. पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है उनका सोर्स, यानी कि हमने ऑब्टेन कहां से किया है. सो सोर्स के हिसाब से एसिड्स जो हैं दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं. एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स
और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनका सोर्स जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स रहा। क्या रहा हो? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिनका सोर्स जो है रॉक्स एंड मिनरल्स रहा हो, यानी कि आपने रॉक्स एंड मिनरल्स से उन्हें ऑब्टेन किया हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमनली जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मूला इनसे अलग होगा। कैसे? इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा? क्या? फंक्शनल ग्रुप। एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ठीक है। तो जहां पर भी COOH लगा हो इसका मतलब है कि वो एसिड है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पिछले पेज पे, एसिटिक एसिड। इस एसिड का क्या नाम है? एसिटिक एसिड। ये वही है विनेगर वाला। ठीक है। विनेगर में आप इसे यूज करते हैं। एसिटिक एसिड देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा? ये रहा COOH, यानी कि ये एक एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर इस तरह से COOH ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है। वो सब्सटेंस एसिड होता है। वहां पे अगर आप H+ और OH लगाएंगे तो उनके मतलब डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। अगर OH लगाएंगे तो OH ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिल्कुल अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उनकी केमिस्ट्री अलग होती है। ठीक है। उसके अंदर OH जो है वो अल्कोहल को सिग्निफाई करता है, ना कि बेस को। इसी तरह एसिटिक एसिड मतलब अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एसिड जो है वो H+ से नहीं COOH से आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। राइट। एक और एग्जांपल आपको यहाँ दे देती हूँ। जैसे कि आपने देखा फॉर्मिक एसिड HCOOH। आप देखिए इसमें यहाँ पर भी आपको COOH ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है। ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये वही एसिड है जो चींटी के काटने पे, चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में यही एसिड रिलीज करती है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है किसी सोल्यूशन के अंदर हमने कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर रखा है। सो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ एसिड सोल्यूशन, या मतलब सल्यूट की बात कर ले या सॉल्वेंट की बात कर ले, वो ही चीजें हमें डिफाइन करती हैं। चलिए इसके हिसाब से एसिड या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या फिर डाइल्यूटेड हो सकता है, या तो डाइल्यूट हो सकता है या कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कब होता है कोई भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड? जब मोर एसिड हो लेस वाटर हो, तब हम कहेंगे कि एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट कब कहेंगे? लेस वाटर, लेस एसिड हो मोर वाटर हो, तब हम कहेंगे कि ये जो एसिड है ये एक डाइल्यूट एसिड है। ठीक है। एसिड ज्यादा पानी कम, कॉन्सेंट्रेटेड। पानी ज्यादा एसिड कम, डाइल्यूट। राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के हिसाब से आप एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? स्ट्रेंथ के हिसाब से आप एसिड, स्ट्रेंथ क्या होती है पहले तो ये समझिए। स्ट्रेंथ होती है, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। इस फॉर्मूले का मतलब है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि आपने एक एसिड का मॉलिक्यूल लिया, मतलब ये जो फॉर्मूला है इससे हम समझ क्या सकते हैं। आपने एक एसिड का मॉलिक्यूल लिया, अब उस मॉलिक्यूल के वो मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे H+ और OH- देने में। क्या मतलब? देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए एसिड के, ठीक है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स लिए, तो उन 10 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिसोसिएट होके हमें H+ आयन देंगे? ठीक है। यही होती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कितना परसेंटेज है? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड दैट अंडरगो आयनाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 100, यानी कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज होंगे। अगर ये आयनाइजेशन 100% होता है तो एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये आयनाइजेशन 100% नहीं है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है,
तो ये पार्शियल आयनाइजेशन होता है, उसको हम पार्शियल आयनाइजेशन कहते हैं, और वो एसिड वीक एसिड होता है जो पार्शियल आयनाइजेशन शो करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मोर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मोर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है। मोर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड मोर स्ट्रॉन्गर इट विल बी, मतलब जितने ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो उस बेसिस पे हम एसिड को या तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं या फिर वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड विच अंडरगो 100% आयनाइजेशन, वीक एसिड वो होते हैं विच अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब 100% आयनाइज होते हैं। जितने मॉलिक्यूल्स लेंगे सारे के सारे डिसोसिएट होके H प्लस आयन दे देंगे। वीक एसिड हाउएवर क्या होते हैं, जिनका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो। जैसे कि अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड लिए मैंने, लेकिन उन 10 में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए और उन्होंने हमें H प्लस आयन दिया। सिर्फ 2 ने, 10 में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स, बाकी 8 जो थे वो अनडिसोसिएटेड रह गए, राइट। सो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने वीक एसिड्स के। इनको आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है, क्योंकि इनका पूरा यूसेज आप आगे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अभी बेसिसिटी क्या होती है एसिड की, एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H प्लस आयन दे सकता है, ठीक है। एसिड का एक मॉलिक्यूल हमें कितने H प्लस आयन दे सकता है, ये उस एसिड की बेसिसिटी होती है। सो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने एसिड्स को मोनो बेसिक, मोनो मींस 1, यहाँ पे बेसिक का क्या मतलब है H प्लस आयन। इस तरह से डाई बेसिक 2 H प्लस आयन देने वाला, ट्राई बेसिक 3 H प्लस आयन देने वाला। चलिए जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स बोलिए, मैं यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिखूंगी, बाकी एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, ओके। मोनो बेसिक 1 H प्लस आयन देने वाला, एग्जाम्पल HCl। मैंने ये एग्जाम्पल्स पीछे दे रखे, उन्हीं में से छांट के आपको लिखना है, उन्हीं में से आपको क्लासिफाई करके यहाँ पे आप और एग्जाम्पल्स लिखेंगे जिससे आपको समझ आए, आपकी प्रैक्टिस हो, ओके। डाई बेसिक 2 H प्लस आयन देने वाला, एग्जाम्पल H2SO4। देखो यहाँ पे इसके पास 1 H प्लस है, 1 H प्लस दे देगा, इसके पास 2 H प्लस है, ये 2 H प्लस दे देगा। ट्राई बेसिक जैसे कि H3PO4। अब यहाँ पे एक कैच है जो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स आपने पढ़ा, जैसे कि एसिटिक एसिड की बात करूं, इसके अंदर कितने H प्लस आयन दिख रहे हैं आपको, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4। लेकिन ये एसिड 4 हाइड्रोजन नहीं देता है। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर मैंने आपको बताया इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH ग्रुप होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी अटैच्ड हो उसके हाइड्रोजन्स नहीं देखते हैं। हाइड्रोजन कौन सा वाला रिलीज होगा, सिर्फ वो हाइड्रोजन रिलीज होगा जो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, सिर्फ यही हाइड्रोजन रिलीज होगा, ओके। सो हाइड्रोजन कौन सा वाला रिलीज होगा, ये वाला। तो क्या अब आप बता सकते हैं ये कितने H प्लस आयन देगा और ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? यस, आपने बिल्कुल सही बताया, ये 1 H प्लस आयन देगा और ये कहाँ फॉल करेगा, ये इस कैटेगरी में, यानी कि ये मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। बस ऑर्गेनिक में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितने COOH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब बेसिस को भी सिमिलर पैटर्न पे क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बेस या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या फिर डाइल्यूट हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस कौन होगा, जिसमें मोर बेस लेस वाटर होगा, जैसे हमने एसिड्स में करा था। और डाइल्यूट कौन सा होगा, जिसके अंदर लेस बेस एंड मोर वाटर होगा, जैसे हमने एसिड में करा था। तो जिस तरह से एसिड्स के अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखा था, सिमिलरली बेसिस में भी हमने यही सेम क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, एल्कलीज एंड बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी
क्लासिफाई किया जा सकता है। अगेन स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, डेफिनेशन वही रहेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डेफिनेशन सेम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब वही मतलब है, सिर्फ अभी कैटेगरी बदल गई है। पहले आपने यही बात एसिड्स के लिए करी थी, अब ये सेम बात आप बेस के लिए कर रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग बेसिस विच शो 100% आयोनाइजेशन, ठीक है। वीक कौन से होते हैं, विच शो पार्शियल आयोनाइजेशन, पार्शियल आयोनाइजेशन। 100% आयोनाइजेशन वाले एग्जाम्पल देखिए, NaOH, KOH एटसेट्रा। देन पार्शियल आयोनाइजेशन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। ये वीक बेसिस है, ठीक है, वीक बेसिस है कौन से, जो पार्शियल आयोनाइजेशन शो करें। ये 100% आयोनाइजेशन शो करने वाले स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, बेस की एसिडिटी, एसिड्स की बेसिसिटी। सो अभी एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होगी, एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होगी बच्चों, एसिडिटी ऑफ अ बेस होगी नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस, ठीक है। मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस किसे कहते हैं, मोनो एसिडिक बेस कहते हैं ऐसा बेस जिसके अंदर एक ही OH आयन रिलीज हो रहा है, एक ही OH आयन रिलीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल दीजिए जल्दी से, NaOH, एक ही OH आयन रिलीज होगा। डाई एसिडिक बेस क्या होगा, जो 2 OH आयन रिलीज करे। जैसे एग्जांपल दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ट्राई एसिडिक बेस क्या होगा, जो कि 3 OH आयन रिलीज करे, जैसे कि FeOH होल थ्राइस। अभी मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखे, आप ढूंढ के, आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पे ढूंढ के और एग्जाम्पल्स लिखेंगे। आपको देखिए क्लू दे देती हूँ, जिनकी वैलेंसी 1 है वो 1 ही OH के साथ कंबाइन करेंगे तो एक ही OH आयन रिलीज करेंगे। जिन मेटल्स की वैलेंसी 2 है वो 2 OH आयन के साथ कंबाइन करेंगे। मैंने यहाँ इसीलिए एक एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए। ट्राई एसिडिक बेस, ऐसे मेटल्स जिनकी वैलेंसी 3 है उनके साथ 3 OH आयन आ सकते हैं उनके फॉर्मूले में, जैसे कि फेरिक के साथ आ रहे हैं, और इनके साथ ये 3 OH आयन रिलीज करेंगे, ठीक है। इनके पास 3 OH आयन रिलीज करने की कैपेसिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको बताएं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। वो चीजें जो आपको बताएं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सो यहाँ पे 2 तरह के इंडिकेटर्स आपको दिए हैं एनसीईआरटी ने। एक होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री ऑर्गन कौन सा है बॉडी में, नोज, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, स्मेल। अच्छा, तो हम स्मेल करके क्यों पता करें, हमने ऐसे लोग जो कि विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, किनके लिए यूज होते हैं ये, जो कि विजुअली इंपेयर्ड है, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। विजुअली इंपेयर्ड लोग जो देख नहीं सकते हैं वो स्मेल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। वो भी तो टेस्ट कर सकते हैं ना, तो वो कैसे टेस्ट करेंगे, वो स्मेल करके टेस्ट करेंगे। किसकी स्मेल कर सकते हैं, 3 सब्सटेंसेस हैं। एक क्लोव ऑयल जिसको आप लौंग का तेल बोलते हैं, दूसरा अनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन प्याज का रस, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, एंड तीसरा है वनीला एसेंस। वनीला, हाँ जी वही वनीला आइसक्रीम वाला वनीला एसेंस, ठीक है। ये 3 सब्सटेंसेस हैं। जब इन सब्सटेंसेस को आप अलग अलग तरह के सोल्यूशन में डालते हैं, एसिड्स में डालते हैं तो इनकी स्मेल मेंटेन्ड रहती है, और जैसे ही आप इन्हें बेस में डालेंगे इनकी स्मेल चली जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये इनका टेस्ट होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। अब चलते हैं हम लेबोरेटरी इंडिकेटर्स। लेबोरेटरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज शो करते हैं, ठीक है। सो ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब किए हैं, पहला है लिटमस, सेकंड है फिनोफ्थिलीन, ठीक है, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज, चौथा है टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। अब ये एसिड्स में और बेसिस में अलग अलग तरीके के कलर चेंज शो करते हैं।
तो एसिड्स में ये क्या चेंज शो करते हैं और बेसिस में जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या चेंज शो करेंगे, उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। लिटमस जो है, जब आप लिटमस को एसिड्स में डालते हैं, लिटमस को जब आप एसिड्स में डालते हैं तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड चेंज हो जाता है। बेसिस में जब आप लिटमस यूज करते हैं तो बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में जब आप इसे डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है और बेसिस में डालने पे ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिड्स में डालने पर ये रेड कलर का हो जाता है और बेस में डालने पर ये येलो कलर शो करता है। टर्मरिक खुद येलो कलर की होती है, एसिड्स में डालने पर ये येलो ही रहती है, जैसे कि आपके घर में आपने हल्दी देखी होगी, राइट। देन बेसिस में डालने पे ये रेडिश ब्राउन कलर शो करती है, रेडिश ब्राउन कलर शो करती है। सो इस तरीके से आप लेबोरेटरी के अंदर ये वाले इंडिकेटर्स यूज करके एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। मूव करते हैं फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की तरफ। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटल्स, यानी कि एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। देखिए एसिड, जब यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डाइल्यूट एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एनसीईआरटी ने आपको ये एक रिएक्शन दिया, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कुछ अमाउंट ऑफ एसिड लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाले हैं, ठीक है। और जैसे ही आप वो जिंक ग्रैन्यूल्स एसिड में डालते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं वहां पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। इस गैस को अभी हमें पता नहीं है कौन सी गैस है, हमें तो रिएक्शन से पता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमें नहीं पता कि कौन सी गैस है, ठीक है। तो यहां से आपने इस गैस, ये गैस के बबल्स देखे, बबल्स रिलीज हुए, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई है, वहां से गैस रिलीज हुई। ये रिलीज गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आप एक सोप सोल्यूशन के अंदर पास करते हैं। सोप सोल्यूशन के अंदर जब आप गैस को बबल आउट करते हैं तो वो गैस एक बबल में इनक्लोज हो जाती है, सोप की फिल्म में इनक्लोज हो जाती है। और यहाँ से जब गैस के, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स उठते हैं, इसको आप टेस्ट करते हैं ताकि आपको कंफर्म हो के ये पता चल सके कि ये कौन सी गैस है। तो आप इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। क्या कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, आप एक बर्निंग कैंडल यहाँ पे लाते हैं और ये गैस जो है ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, इस तरीके की आवाज आती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉप साउंड, राइट। तो ये पॉप साउंड कंफर्म करती है कि गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, राइट। तो हम यहां से कह सकते हैं, आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे यही वाली रिएक्शन लिख दूं, जिंक विद डाइल्यूट HCl रिएक्शन करके बनाती है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, ये 2HCl हो जाएगा, राइट। तो आप इस गैस को जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे पॉप साउंड का कंफर्मेटरी टेस्ट किया है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसी मेटल जिंक की बात करते हुए एनसीईआरटी ने फर्दर इस जिंक का रिएक्शन जो है, पहले हम एक दो रिएक्शंस और देख लेते हैं एसिड्स की। एसिड्स के साथ कोई भी मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे मान लीजिए डाइल्यूट एसिड है क्योंकि बैलेंसिंग करते वक्त तो डाइल्यूट के लिखने के साथ दिक्कत आती है। सो यहाँ पे MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगेन मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो एल्कली होगा, एल्कली, ठीक है। सो एल्कली के साथ रिएक्शन करके जिंक
टिन, लेड एंड एल्यूमिनियम, ये 4 ऐसे मेटल्स एनसीईआरटी ने आपको बताए हैं जो कि एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके एक डिफरेंट टाइप का सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक, तो यहां पे इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम है जिंक क्लोराइड। और यहां पे इस सॉल्ट का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑलराइट, तो आई होप आपको नाम देने याद होंगे, राइट? तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया है किसका? एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स बच्चों कौन सा कार्बोनेट आयन कौन सा होता है? CO3 2-, और बाइकार्बोनेट जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं HCO3 1-, ये होता है बाइकार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों ही एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों ही इंडिविजुअली अलग अलग रिएक्शन करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह मेटल बाइकार्बोनेट या आप जिसे बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है क्या? मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल, दोनों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम ही बनते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं अब बाइकार्बोनेट को। ठीक है, ये जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी, जैसे यहाँ देखिए एनसीईआरटी ने अगेन आपको ये वाली एक्टिविटी दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और उसके अंदर डाला है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जैसे ही आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, यहाँ पे आपको बबल्स उठते हुए दिखते हैं। ये जो जिस गैस के बबल्स उठ रहे हैं, इस गैस को आप टेस्ट करते हैं फर्दर। ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप लाइम वाटर में से पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाता है। वाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मिल्की वाइट अपीयरेंस आती है, मिल्की वाइट अपीयरेंस। वाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख दूं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। फर्दर इसमें आप और क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप इसमें और क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप थोड़ी और ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग्ड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कर दें तो ये मिल्की व्हाइट अपीयरेंस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड अब आप इस मिक्सचर में पास कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। टेस्ट ट्यूब में ये जो लाइम वाटर था, ये लाइम वाटर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर में। तो अब आप जो एक्स्ट्रा में CO2 पास कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आप पास कर रहे हैं, वो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पूरा कन्वर्ट हो गया, लाइम वाटर पूरा कन्वर्ट हो चुका है। सो अब क्या बच गया है? बन गया है वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड अब फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट? एंड दिस इज water soluble and colorless। ये कलरलेस सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये कलरलेस है इसलिए मिल्की व्हाइट अपीयरेंस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। चलिए देख लेते हैं, हम रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ये तो मैंने आपको कंफर्मेटरी टेस्ट बताया था। ये क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट।
जैसे हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट करा था, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लेते हैं हम रिएक्शंस। जैसे कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, यहाँ पे क्या लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर HCl डाइल्यूट HCl के साथ होता है तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाई कार्बोनेट का रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो रहा है तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे NaCl, सेम वही सॉल्ट, क्योंकि मेटल सेम है इसलिए सॉल्ट सेम बन रहा है, ठीक है, मेटल सेम है इसलिए सॉल्ट सेम बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही आपने देखा इंडिविजुअली क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। और यहां से रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी का आप यहाँ कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर आप इसका टेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिल्की वाइट अपीयरेंस डिसअपियर क्यों हो जाती है, तब आपको ये दोनों रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्शन विद बेसिस। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो रिएक्शन है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, यानी कि एसिड्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये जनरली एक्सोथर्मिक होती है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें से हीट रिलीज हो, ठीक है, हीट रिलीज हो। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि HCl NaOH के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा NaCl और वाटर बनाएगा, ठीक है। सो ये एक क्या रिएक्शन हो गई, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे एसिड और बेस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने इसे पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है एक तरीके का, दूसरे नेचर का सब्सटेंस बेस है जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों के इफेक्ट्स, दोनों ही एसिड्स सारन टेस्ट जला देगा, अगर टच कर लो तो करोसिव होता है HCl, ठीक है। बेस भी बिटर है टेस्ट में, एक खट्टा है एक कड़वा है, ठीक है, बिटर होता है टेस्ट में, और अगेन इसका भी करोसिव एक्शन होता है, अगर आपकी बॉडी पे टच हो जाए तो जला देगा, करोसिव एक्शन है। लेकिन दोनों को जब आपस में मिलाया, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, तब आप देखिए क्या बना, NaCl एंड वाटर, और ये दोनों ही न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। NaCl आप डेली यूज में लेते हैं काम में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट जो होता है, वाटर ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों ही न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट्स न्यूट्रलाइज होके एक कंप्लीटली न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा कोई एसिड ले लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन कराते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम सल्फेट और वाटर, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने। अब इसी तरह आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, एक और चीज नोटिस करेंगे, ठीक है। आप, आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ गई है। आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक होती हैं नेचर में, जैसे कि आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, ये बेसिस के साथ रिएक्शन करती हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि NaOH के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, Na2CO3 और वाटर बनाएगी,
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बना है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं एसिडिक इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये इस रिएक्शन से क्लियर होता है। इसी तरह आप देखेंगे एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। HCl के साथ अगर Na2O का रिएक्शन हो, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो, मेटल की ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो क्योंकि प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, एसिड के साथ ये रिएक्शन कर रही है ये ऑक्साइड, सो इससे हमें क्लियर होता है कि इस ऑक्साइड का नेचर जो है वो बेसिक है नेचर में। इससे हमें ये क्लैरिफाई होता है कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं, दीज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दीज आर बेसिक इन metallic oxides are basic in nature, basic in nature। और इसी तरह नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सो इनके साथ भी जब रिएक्शन हो रहा है तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है। देखिए आप, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, प्रोडक्ट बन रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है। यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है। इससे ये क्लैरिफाई होता है कि इनके नेचर एक्चुअली कैसे होते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शंस भी क्लियर हो गई होंगी। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियरली है, लेकिन इनमें भी हमें न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What do all acids and bases have in common? Acids और bases में क्या कॉमन पाया जाता है? Acids और bases में क्या चीज है जो हमें कॉमनली पाई जाती है? ठीक है, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, इस बात को आपको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने फिर से एक एक्टिविटी का यूज किया है। इस एक्टिविटी में उन्होंने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर रबर कॉर्क लगा के उसके ऊपर आयरन नेल्स लगा दी गई हैं ताकि यहाँ पे वो एक सर्किट कनेक्ट कर सके। ठीक है, अब यहां से आयरन नेल्स पे वायर्स के थ्रू बैटरी कनेक्ट करी है और उसके साथ बल्ब कनेक्ट किया है और एक स्विच कनेक्ट करके इस सर्किट को वापस कंप्लीट करने के लिए इस वायर से दूसरी नेल को जोड़ दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कुछ लूप बाकी है। क्या? ये जो पोर्शन है ये कनेक्टेड नहीं है। इस पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने इसमें डाला है, इसमें बार बार अलग अलग सोल्यूशंस डालते हैं। सोल्यूशन डालने से क्या होगा, जो सोल्यूशन, अच्छा किया क्यों है ये चेक करने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जब वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा, वो इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा। आई होप आपको ये दिख रहा हो कलर, वो इस सर्किट को, ये वाला, ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा। देखिए यहां से सर्किट पूरा कंप्लीटेड है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सर्किट को पूरा करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जोड़ने के लिए एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो आयोनाइज हो जाए, जो आयंस बनाए। आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इस बीकर के अंदर अलग अलग सोल्यूशन से रिपीट किया गया। पहले HCl डाला गया, तो HCl जो है यहाँ पे क्या देखते हैं कि HCl डालने पे ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगता है। यानी कि इसका मतलब है कि HCl डालने पे HCl जो है अंदर जाके आयोनाइज हो गया होगा और इसने आयंस प्रोड्यूस किए होंगे। ठीक है, और ये आयंस जब फ्लो करेंगे तब करंट फ्लो करेगा और तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा। फिर ये रिएक्शन जो है, यही सेटअप, सेम सेटअप अब NaOH के साथ रिपीट किया गया। तो NaOH में हम क्या देखते हैं, Na+ आयंस और Cl- आयंस रिलीज होते ही यहाँ पे बल्ब जो है वो बल्ब ग्लो करने लगता है, फिर से बल्ब जल जाता है। इसका मतलब ये NaOH भी अंदर गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसने भी कंडक्ट करी होगी, तभी आयंस का फ्लो हुआ, तभी सर्किट कंप्लीट हुआ और तभी बल्ब ग्लो करा।
लेकिन जैसे ही यहाँ पे इन्होंने एक और सोल्यूशन लिया अल्कोहल, ये है अल्कोहल, ये बेस नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था क्या कि OH जब फंक्शनल ग्रुप लगता है किसमें किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर OH ग्रुप का मतलब होता है अल्कोहल। तो ये क्या है, ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, जब इनको इन पे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इन्होंने यहाँ देखा कि ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करा, इसने बल्ब ग्लो नहीं करा, यानी कि ये इथेनॉल ने आयंस प्रोड्यूस नहीं करे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे एक और सोल्यूशन C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज का सोल्यूशन। ग्लूकोज पे जब यही टेस्ट किया गया, इसी बीकर में डाला गया, तब भी देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करा, यानी कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी, लेकिन एसिड्स एंड बेसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी। सो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये एक्टिविटी क्यों की गई, देखिए ऊपर लिखा है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। सो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एसिड्स एंड बेसेस व्हेन उनके ऊपर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस दे आयोनाइज। ठीक है, एसिड्स एंड बेसेस जो हैं वो आयोनाइज करते हैं, वो आयंस फॉर्म करते हैं एंड हेंस दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो बोथ प्रोड्यूस आयंस, बोथ प्रोड्यूस charge particles and their solution in water conducts electricity. I hope आपको ये एक्टिविटी NCERT की एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What happens to an acid or a base in a water solution? पानी में डालने पर एसिड और बेसिस किस तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन एक एक्टिविटी करी गई है एनसीईआरटी में आपको ये बात समझाने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला सोडियम क्लोराइड और उसके ऊपर डाला एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही आप यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Na2SO4 का सोल्यूशन, इसी में एक्वस सोल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में, और साथ में एक गैस रिलीज होगी HCl गैस। हमारे लिए सब्जेक्ट है ये HCl गैस, क्यों, टॉपिक दिया हुआ है क्या, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। तो हमें एसिड को यहाँ पे देखिए HCl गैस रिलीज हो रही है, इस HCl गैस को हम टेस्ट करेंगे कि वो कैसे बिहेव करेगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने क्या किया, फिर ये इसी के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया ताकि ये गैस रिलीज ना हो पाए, यहाँ से बबल्स उठेंगे। रिएक्शन कंप्लीट कैसे हो रही है वो बता रहे। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगाया और यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब के पास बारी बारी से ये गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, ये HCl गैस रिलीज हो रही है। अब ये जो रिलीज गैस है इसको एक गार्ड ट्यूब से पास किया जाता है। ये लिटमस पेपर पास लाने से पहले इसको एक गार्ड ट्यूब से पास किया जाता है और इसके अंदर प्रेजेंट है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या है ये, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या काम करता है, ये ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको हम लिखते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट की जगह हम इसको लिखते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। ठीक है, मतलब एक ही है, प्रॉपर नेम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि यहां से निकलने वाली, इसमें से जैसे देखिए इस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है और यहां से अब यहाँ पे ये गार्ड ट्यूब है, गार्ड ट्यूब, इस गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। अब इसमें से इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है। अब ये गैस इस ट्यूब के अंदर से पास होगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। यहाँ से जब बाहर निकलती है ये गैस, इसमें अगर कोई मॉइस्चर है, इन केस इसमें कोई मॉइस्चर है, तो वो सारा मॉइस्चर जो है वो इस गार्ड ट्यूब में प्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें यही तो टेस्ट करना है कि हम ड्राई HCl गैस को और वेट HCl गैस को टेस्ट करें। तो पानी पहले से प्रेजेंट होगा तो फिर हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा,
इसलिए हम इसको गार्ड ट्यूब में से पास करके क्या करते हैं, इसका अगर इसमें बाय चांस इस रिएक्शन की वजह से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर ही सोल्यूशन है, तो हो सकता है उसमें कुछ मॉइस्चर या एयर में से कोई मॉइस्चर इसके साथ कैरी हो जाए, ठीक है, तो वो ना हो, इसलिए हम उस मॉइस्चर को यहीं रोक लें, इसलिए हम गार्ड ट्यूब में से पास करते हैं। गार्ड ट्यूब में से पास करने के बाद यहां से बाहर जो आ रही है वो आ रही है ड्राई HCl गैस, ठीक है। अब इसके पास बारी बारी से पहले हम लाते हैं ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर, तो हम क्या देखते हैं, ड्राई लिटमस पेपर लाने पर हम क्या देखते हैं, क्या कोई चेंज होएगा, नहीं। ड्राई लिटमस पेपर आने पे देयर विल बी नो चेंज ऑब्जर्व्ड। व्हाई? बिकॉज दिस इज HCl गैस। HCl गैस, HCl है ना। आर्हेनियस ने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया था, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which when dissolved in water release H plus ion, और एसिड H plus ion कब देगा, जब पानी प्रेजेंट होगा, ऐसे आर्हेनियस ने कहा था, यही कहा था। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे ही ड्राई लिटमस हम इसके पास लाते हैं, गैस भी ड्राई है, लिटमस भी ड्राई है, यानी कि मॉइस्चर एब्सेंट है, और मॉइस्चर एब्सेंट होने की वजह से ये HCl गैस जो है वो H plus आयन रिलीज नहीं करती है। अब इसी टेस्ट को हम दोबारा करते हैं। अब हम लाते हैं वेट ब्लू लिटमस, यहाँ पे ब्लू लिटमस था, ठीक है, वेट ब्लू लिटमस पेपर, और अब आप क्या देखते हैं, वेट ब्लू लिटमस आते ही इट टर्न्स रेड, इट टर्न्स रेड। तो हम यहां से क्या प्रूव कर सकते हैं कि एसिड जो है जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं होगा वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या वेट ब्लू लिटमस प्रेजेंट था, वेट की इंपॉर्टेंस है, वेट ब्लू लिटमस प्रेजेंट था, यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस थी, वाटर प्रेजेंट था। जब वाटर प्रेजेंट था तभी HCl गैस ने अपना H plus आयन रिलीज किया और एसिडिक नेचर शो किया, राइट। सो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, तो वाटर की प्रेजेंस में ही गैसेस या एसिड्स अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, यही बात ये एक्टिविटी प्रूव करती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझ आया होगा। नेक्स्ट फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। Thank you so much. Bye-bye.